today's topic that is very very important and difficult, बहुत बहुत खिचड़ी वाला टॉपिक है एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि जब ये मैंने फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से पढ़ा तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी लिखी थी कि जो थोड़ी सी डिफरेंट थी, और जब बायोकेमिकल एस्पेक्ट से देखा तो डिफरेंट थी। सो हमारे 2 या 3 लेक्चर्स बनेंगे इस एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर, क्योंकि पहले हम फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखेंगे उसके फंक्शंस, उनकी डिटेल्स। उसके बाद फिर बायोकेमिकल एस्पेक्ट पे देखेंगे कि किस किस चीज़ों में वो राइज अप हो जाता है और वो क्या क्या इफ़ेक्ट करता है। याद रखना हमेशा बायोकेमिकल एस्पेक्ट जो होता है वो आपको फंक्शन की मतलब एक एक वो दे देगा, मैकेनिज्म नहीं बताएगा आपको, एक एक चीज़ें बता देगा कि भाई है ना, ये सपोज़ करो ये एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकलता है और ये काम कराता है। बस ये आपको बायोकेमिस्ट्री बताती है कि ये ग्लैंड से हार्मोन निकला, इसने ये काम कराया, इससे ये इफ़ेक्ट हुआ। बस मैकेनिज़्म किस तरीके से, क्या किस तरीके से वो ट्रैवल करता है, किस तरीके से वो ऐड करेगा, कैसे टिश्यूज़ के ऊपर ऐड करता है, वो ये आपको बायोकेमिकल एस्पेक्ट नहीं बताता। इसी वजह से हम इसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। अब जैसे हम एड्रिनल ग्लैंड को देखते हैं, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये हमारे पास किडनीज़ के ऊपर लोकेटेड होता है। इसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो हमारा आउटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, और मेड्यूला जो कि हमारा इनर वाला पार्ट होता है। अगर आपने मेरी एड्रिनल ग्लैंड की एनाटॉमी वाली वो वीडियो देखी हो तो उसमें भी मैंने बताया था कि एड्रिनल ग्लैंड जो होता है वो हमारे पास सराउंडेड होता है बाय कैप्सूल। कैप्सूल के बाद हमारे पास क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है, और इसके इनर स्ट्रक्चर पे क्या होता है, मेड्यूला होता है। अब अगर हम कॉर्टेक्स को देखें तो कॉर्टेक्स हमारे पास 3 लेयर्स के अंदर डिवाइडेड हुआ होता है। एक बिल्कुल आउटर लेयर, थिक लेयर, जिसको हम कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, आउटर लेयर थिक लेयर जिसको हम क्या कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड लेयर जो कि हमारे पास वाइडेस्ट होती है, यानी कि एड्रिनल कॉर्टेक्स का 75% जो होता है ये कंट्रीब्यूट करती है उसकी फॉर्मेशन के अंदर, उसको हम कहते हैं जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा कंट्रीब्यूट 75% ऑफ द कॉर्टेक्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, जिसको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, उसके बाद थर्ड लेयर जो कि बिल्कुल थिन लेयर होती है उसको हम कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, 3 लेयर हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। जोना ग्लोमेरुलोसा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्डोस्टेरॉन। जोना ग्लोमेरुलोसा किसकी प्रोडक्शन करवाता है, एल्डोस्टेरॉन। याद रखना, जोना ग्लोमेरुलोसा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एल्डोस्टेरॉन। ठीक, उसके बाद हमारे पास ये जो उसकी सेकेंड लेयर है जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 2 हार्मोन्स कॉल्ड एज एंड्रोजन एंड कॉर्टिसोल। जोना फेसिकुलेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 2 हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन एंड कॉर्टिसोल। उसके बाद थर्ड लेयर कौन सी होती है, जोना रेटिकुलरिस, उसका भी यही है कि वो भी हमारे पास एंड्रोजन एंड कॉर्टिसोल प्रोड्यूस कराता है। तो बेसिकली, और अच्छा अभी आती है बारी मेडुला की। हैरत की बात आपको मैं बताऊं कि मेडुला से हमारे पास 2 हार्मोन्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं कैटेकोल अमाइंस या एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। दे आर अमाइनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन्स, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ठीक है, और ये हमारे पास कंट्रोल होता है बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि अगर इसको एड्रिनल ग्लैंड को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन मिलती तो वो हमारे पास एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज़ कराता है। ठीक हो गया भाई। हैरत की बात यह है कि गाइटन साहब ने ये तो लिख दिया कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैव 2 पार्ट्स, कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्रोड्यूसेस कैटेकोल अमाइंस कॉल्ड एज एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। लेकिन इनका क्या रोल है बॉडी में वो कुछ लिखा ही नहीं। और हमारे चैटर्जी साहब जो हैं वो उन्होंने इसके ऊपर 2 पेजेस लिख दिए पूरे। सो ये है कि ये डिफरेंसेस हैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट और बायोकेमिकल एस्पेक्ट के अंदर। तो बेसिकली हम मेडुला की फंक्शंस और मेडुला की सीक्रेशन वगैरह और बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ एंडोक्राइन एड्रिनल ग्लैंड वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट देखना है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास एंडोक्राइन हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय एड्रिनल ग्लैंड, वो हमारे पास 2 नेचर के हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो हमारे पास पर्टिकुलरली एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे पास हार्मोन निकल रहे हैं एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन, ये हमारे पास 2 नेचर के हैं। या वी कैन से कि इनका फंक्शनल तरीके से अगर हम इनको देखें तो दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। इनके फंक्शनल एस्पेक्ट से या जो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो दीज हार्मोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। ठीक, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हमारे पास हार्मोन्स निकल रहे हैं on the basis of their function they are classified into 2 और 3 groups। ठीक है, ये हमारे पास 2 और 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं। अब कौन कौन से ग्रुप, हमारे पास 3 टाइप के ग्रुप हैं। गाइटन तो लिखती है 2 टाइप, लेकिन हम कहते हैं 3 टाइप के ग्रुप्स हैं। ठीक, अब वो कैसे कि हमारे पास
एक ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि हमारे पास इनका कोई ना कोई इफेक्ट किसके ऊपर होगा, मिनरल्स के ऊपर, यानी कि दे विल रेगुलेट द आइंस कंसंट्रेशन। मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि दे विल रेगुलेट द आइंस कंसंट्रेशन, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 3 ग्रुप्स। पहला ग्रुप कौन सा है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी कि वो हार्मोन इस ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड होगा जो कि हमारे पास आइंस को रेगुलेशन करता है, ठीक है। इस मिनरलोकॉर्टिकॉइड के अंदर कौन सा हार्मोन इंक्लूडेड होगा, वो हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स दैट विल रेगुलेट द आइंस कंसंट्रेशन, और वो कौन सा हार्मोन है, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन इज इंक्लूडेड इन मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन जो है वो हमारे पास किसके अंदर इंक्लूडेड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के अंदर, बिकॉज इट रेगुलेट्स द आइंस कंसंट्रेशन पर्टिकुलरली सोडियम, हाइड्रोजन एंड पोटेशियम, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन रेगुलेट करता है किन किन की कंसंट्रेशन को, सोडियम, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के अंदर इंक्लूडेड है। उसके बाद हमारे पास कौन सा ग्रुप आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, यानी कि ऐसा ग्रुप जो कि हमारे पास ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन को और फैट्स की कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता हो, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऐसा ग्रुप जो कि हमारे पास किसको रेगुलेट करता हो, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को, ठीक है, खाली ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को नहीं, साथ साथ में जाहिर सी बात है जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हम डिस्कस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें फैट्स और प्रोटीन्स को भी डिस्कस करना पड़ता है। सो वी कैन से कि जो हार्मोन हमारे पास मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा ग्लूकोज के पर्टिकुलरली, वो हमारे पास किसके अंदर इंक्लूडेड है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हमारे पास हार्मोन्स हैं वो हमने 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किए हैं, एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक। अब जो तीसरा जो ग्रुप है वो हमारी गाइडलाइन नहीं लिखती, ठीक है, जो तीसरा जो ग्रुप है वो हमारी गाइडलाइन नहीं लिखती, लेकिन जब हम उसमें पढ़ते हैं बायोकेमिकल एस्पेक्ट के अंदर तो वो आ जाता है। तीसरा ग्रुप क्या है हमारे पास, सेक्स हार्मोनल ग्रुप, कि जो हमारे पास सेक्स हार्मोन्स जो हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस करते हैं वो, तो ये जो एंड्रोजन जो है, ये एंड्रोजन पर्टिकुलरली उस सेक्स हार्मोनल ग्रुप के अंदर आता है, क्योंकि एंड्रोजन क्या है, ये हमारे पास मेल सेक्स हार्मोन होता है और ये हमारे पास प्रोड्यूस होता है बोथ इन फीमेल्स एंड मेल, ठीक है। मेल्स के अंदर तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनाता है, फीमेल्स के अंदर अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो उसके अंदर मैस्कुलिनाइजेशन इफेक्ट जो होता है वो आ जाता है, मेल सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये थर्ड ग्रुप है जो कि हमारे पास चैटर्जी थोड़ी बहुत एक्सप्लेन कर देती है, और गाइटन जो है उन्होंने बिल्कुल आखिर में इसको लिखा है जब वो अपने ग्रुप्स बता रहे थे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, उसमें इन्होंने इसको नहीं बताया। तो यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि एंड्रोजन इज इंक्लूडेड इन द थर्ड ग्रुप ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स, और वो थर्ड ग्रुप क्या है, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास सेक्स हार्मोन के अंदर आ जाता है। तो हमें क्या समझ में आया कि एड्रेनल कॉर्टेक्स हमारे पास 3 ग्रुप के हार्मोन्स रिलीज कराता है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप एंड सेक्स हार्मोनल ग्रुप। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कॉर्टिसोल और सेक्स हार्मोन के अंदर एंड्रोजन, ठीक, तीनों हार्मोन्स को मैंने आपको बता दिया। अब उसके बाद जो है क्या खाली एड्रेनल कॉर्टेक्स यही 3 हार्मोन रिलीज कराता है, नहीं, दे रिलीज मोर देन 30 हार्मोन्स, ठीक है, मतलब 30 कॉर्टिकॉइड्स, 30 कॉर्टिसोल ये हमारे पास रिलीज कराते हैं, 30 हमारे पास ये जो है ये हार्मोन्स हमारे पास रिलीज कराते हैं, लेकिन ये 3 या 4 जो हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब ये जो जितने भी हमारे हार्मोन्स जो कि एड्रेनल कॉर्टेक्स रिलीज कराता है, दे ऑल आर ऑफ स्टीरॉयड नेचर, ये हमारे पास किस नेचर के होते हैं, स्टीरॉयडल नेचर के होते हैं, ठीक है, स्टीरॉयडल नेचर। अब ये हमारे पास हार्मोन बनते कैसे हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, ये भी आपको याद रखना है कि ये हमारे पास कैसे बनते हैं, ये हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल या तो हमारे पास ये जो है ना हमारे पास जोना ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस, इनके सेल्स के अंदर जो हमारे पास है ना कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट, यानी कि इनके सेल की जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर अगर हमारे पास है ना फैट ड्रॉपलेट हो या कोलेस्ट्रॉल ड्रॉपलेट हो, तो वहाँ से हमारे पास क्या होगा कि एंजाइम्स जो हैं उसमें से कोलेस्ट्रॉल को अलग करके कोलेस्ट्रॉल को भेजेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ, और माइटोकॉन्ड्रिया इसको कन्वर्ट कर देगा प्रेगनेलोन के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, प्रेगनेलोन के अंदर, प्रेगनेलोन के अंदर इनको कन्वर्ट कर देगा। और ये जो प्रेगनेलोन जो है
कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन इनटू प्रेगनेनोलोन इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। ये आपको याद रखना है, घोल कर पी जाना है कि कोलेस्ट्रॉल की कन्वर्जन इनटू प्रेगनेनोलोन इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप। और इसी प्रेगनेनोलोन से हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास तीनों टाइप के हार्मोन बनते हैं, यानी कि इसी प्रेगनेनोलोन से हमारे पास एल्डोस्टेरोन भी बनेगा, कोर्टिसोल भी बनेगा, एंड्रोजन भी बनेगा। ठीक, समझ में आ गई? क्या चीज़ हमें समझ में आई कि हमारे पास ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं ये हमारे पास कैसे बनते हैं? ये हमारे पास बनते हैं फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल या तो हमारे पास इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिपिड ड्रॉपलेट हो उसके अंदर मौजूद होता है एज कोलेस्ट्रॉल एस्टर। तो हम उस कोलेस्ट्रॉल एस्टर में से कोलेस्ट्रॉल को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया को देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कराता है प्रेगनेनोलोन के अंदर, और प्रेगनेनोलोन जो होता है वो फिर हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है आइदर इनटू एल्डोस्टेरोन, आइदर इनटू एंड्रोजन और आइदर इनटू कोर्टिसोल बाय माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम्स। चीज़ समझ में आ गई कि हमारे पास कैसे बनते हैं ये हार्मोन्स? दे आर ड्राइव फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, they are derived from the cholesterol. Cholesterol may either be present in the cell cytoplasm as cholesterol ester droplets। उसमें से हम कोलेस्ट्रॉल को अलग करा देंगे, अलग करने के बाद कहाँ देंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया विद इट्स एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंड दिस एंड दैट, जो कि हम बायोकेमिकल एस्पेक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि वो उनको कन्वर्ट करा देगा प्रेगनेनोलोन के अंदर, और प्रेगनेनोलोन को ये कन्वर्ट करा देगा इनटू आइदर एल्डोस्टेरोन, एंड्रोजन और कोर्टिसोल। तो इस तरीके से ये हमारे पास हार्मोन की सिंथेसिस हो जाएगी। ठीक, अब ये हमारे पास हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे, हमें ये भी देखना है कि ये हमारे पास हार्मोन्स कैसे रिलीज होंगे। व्हाट विच इज़ द मेजर स्टिमुलस? स्टिमुलस कौन सा मेजर है कि जिसकी वजह से हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड जो है वो अपनी हार्मोनल सीक्रेशन रिलीज कराता है? तो सबसे पहले हमें ये देखना है। तो जो मेजर हार्मोनल सीक्रेशन है, मतलब जो मेजर स्टिमुलस है, द मेजर स्टिमुलस रिस्पॉन्सिबल फॉर एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेशन इज मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, अगर वो होता है ना वो जो डायलॉग था कि मेरी खोपड़ी में कितना टेंशन तुझे मालूम किया, तो जितना आपको टेंशन होगा, ट्रॉमा होगा, ठीक है, जितना आपको स्ट्रेस होगा, एंग्जाइटी होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, तो इस सूरत में आपका क्या होगा? इस सूरत में आपकी एड्रिनल ग्लैंड की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि अगर हमारे पास स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि हमारी एड्रिनल ग्लैंड की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। अब कौन से वाले ग्रुप की वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा, ट्रॉमा होगा, तो हमारे पास क्या होगा कि एड्रिनल ग्लैंड की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। कौन से वाले ग्रुप की? तो याद रखना कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप की सीक्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्रुप यानी कि कोर्टिसोल वाले ग्रुप की सीक्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, क्या चीज़ समझ में है कि अगर हमारे पास बॉडी के अंदर मेंटल स्ट्रेस है, ट्रॉमा है, या कहीं इंजरी हो गई है, या हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो इन सब सूरत में हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सीक्रेशन इंक्रीज होगी। अब ये कैसे इंक्रीज होती है? अब हमें ये देखना है कि भाई बॉडी के अंदर या तो आपको टेंशन हो गई, एंग्जाइटी हो गई, मेंटल स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो ये सब, या आपको कोई ट्रॉमा हो गया, या आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, या टिश्यू इंजरी हो गई, या इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन सूरत में क्या होगा? इन सूरत में आपके पास हाइपोथैलेमस के पास ये मैसेजेस पहुंचेंगे। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस विल ट्रेंड टू रिलीज कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस रिलीज करवाएगा कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन। ये कॉर्टिकल रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कहाँ जाएगा? कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज कराया? कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन हमारे पास कहाँ जाएगा? कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स के अंदर। ठीक, कि कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हुआ, वो कहाँ जाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर किन सेल्स के ऊपर? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेल होता है, पर्टिकुलरली कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स, उन सेल्स के ऊपर जाएगा, वहाँ पे जाके एक्टिवेट कराएगा एज CMP सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को, ताकि वो CMP जो है वो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करे ऑन द कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स। अब वो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस कराएगा? इफेक्ट ये करेगा कि CEMP डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कराएगा। डिफरेंट एंजाइम्स ऐड करेंगे किसके ऊपर? जेनेटिक मटेरियल ऑफ कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स। जब वो उनके ऊपर ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या कराएंगे? वो हमारे पास एक जीन होती है जिसको हम कहते हैं प्रो-ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जीन। प्रो-ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जीन। ठीक है, प्रो-ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जीन के ऊपर ऐड करेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई तुम प्रो-ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या सॉरी, प्रो-ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक प्रोटीन प्रोड्यूस कराओ। ठीक है,
क्या हुआ, कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन आया, वो ऐड किया किसके ऊपर, कॉर्टिकोट्रॉफ सेल्स के ऊपर, उसने एक्टिवेट कराया CAMP को, CAMP ने डिफरेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट कराया, एंजाइम्स गए जेनेटिक मटेरियल के पास, उसको कहा कि भाई तुम जेनेटिक मटेरियल के भी किस पार्ट के ऊपर, जहाँ पे हमारे पास प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक जीन लोकेटेड थी, उस जीन को कहा कि भाई तुम अपना यही इसी नाम का प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक प्रोटीन प्रोड्यूस कराओ। जब वो प्रोटीन हमारे पास प्रोड्यूस हुआ तो वो हमारे पास प्रोटीन जो होता है वो हमारे पास दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड हो जाता है, एक जिसको हम कहते हैं एड्रिनोकॉर्टिकल ट्रोपिक हार्मोन, दूसरा जिसको हम कहते हैं बीटा लिपोट्रोपिन। बीटा लिपोट्रोपिन, ये वो बीटा वो नहीं है लिपोप्रोटीन जो कि है ना हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कैरी करते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा है, ये है हमारे पास बीटा लिपोट्रोपिन। ठीक है, फिर एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो जाएगा और फिर अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑन द एड्रिनल ग्लैंड। लेकिन ये जो बीटा लिपोट्रोपिन जो है, ये बीटा लिपोट्रोपिन हमारे पास डिवाइडेड होता है किसके अंदर, दो पार्ट्स के अंदर, एक जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन और दूसरा जिसको हम कहते हैं गामा लिपोट्रोफिन। ठीक है, हमारे पास प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक प्रोटीन था। अच्छा याद रखना, ये जो प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिन प्रोटीन होता है वो हमारे पास एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन भी देता है, बीटा लिपोप्रोटीन भी देता है, सॉरी बीटा लिपोट्रोपिन भी देता है, साथ साथ में ये मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनाता है। ये जो प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जीन जो थी ये हमारे पास वेरियस चीज़ें बनाती है, लाइक एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बनाया है इसने हमारे पास बीटा लिपोट्रोपिन दिया, जिससे हमारे पास क्या होगा कि एंडोर्फिन्स और गामा लिपोट्रोफिन मिलेगा। उसके बाद यही जो जीन जो है बीटा प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक जीन, ये हमारे पास क्या देगी, ये हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी देगी। ठीक है, कौन सा हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, तो जब हमारे पास इस है ना कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ जाएगी तो हमारे पास एक क्या चीज़ बढ़ेगी, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रो ओपियो मिलेनोकॉर्टिकोट्रोपिक प्रोटीन। उसके साथ साथ हमारे पास बीटा लिपोट्रोफिन भी बढ़ेगा और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बढ़ जाएगा। ये तीनों हार्मोन की कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ जाएंगी। अब एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो हमें पता है भाई एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर जाके ऐड करेगा, ठीक हो गया। अब ये जो बीटा लिपोट्रोफिन जो है ये हमारे पास डिवाइडेड होता है किसके अंदर, दो पार्ट्स के अंदर, एक जिसको हम कहते हैं एंडोर्फिन्स और दूसरा जिसको हम कहते हैं गामा लिपोट्रोफिन। गामा लिपोट्रोफिन का कोई फंक्शन जिक्र नहीं किया हुआ, ठीक है, इन द बायोकेमिस्ट्री, ये सारा तो लिखा हुआ है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, अपनी गाइडन के अंदर तो सिर्फ दो चार बातें लिखी हुई हैं और कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक, तो बीटा लिपोट्रोफिन के अंदर जो होता है ये हमारे पास डिवाइडेड हो जाता है किसके अंदर, एंडोर्फिन और गामा लिपोट्रोफिन के अंदर। एंडोर्फिन जो होता है वो याद रखना ये हमारे पास पेन एनाल्गेस्टिक सब्सटेंस है, पेन एनाल्गेस्टिक सब्सटेंस। अब ये पेन एनाल्गेसिक सब्सटेंस क्या होता है, ये ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हमारे पास है ना स्पाइनल कॉर्ड में जाके ऐड कराता है और जहाँ पे हमारे पास है ना सेंसरी इम्पल्सेस आ रही होती हैं फॉर द पेन, यानी कि आपकी बॉडी के वो पेन की सेंसेशन जिस पॉइंट पे आ रही होगी स्पाइनल कॉर्ड पे, वहाँ पे ये जाएगा और वहाँ पे ये क्या कराएगा कि उनकी जो इंटेंसिटी है उसको कम करा देगा, यानी कि ये पेन को गायब कराने वाला पार्ट है, यानी कि वी कैन से कि जो पेन सेंसेशन हमारे पास आ रही होंगी उसको इनहिबिटर कराएगा। ठीक है, पेन सेंसेशन का ये क्या कराता है, इनहिबिटर कराता है। ये हमारे पास बेसिकली इसको हम एंडोर्फिन्स क्यों कहते हैं कि ये जो हमारे पास एंडोर्फिन्स की जो केमिकल नेचर है वो हमारे पास मिलती है बाय substance called syphilis encéphalins, हाँ, by a substance called encéphalins. Encéphalins are those substance released by the ब्रेन। ठीक है, एनसीफेलिन्स क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे पास ब्रेन रिलीज कराता है और वो हमारे पास क्या करते हैं, वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड वगैरह पे जाके ऐड कराते हैं। और अगर हमारे पास वो क्यों रिलीज़ कराते हैं, वो उस वक्त रिलीज़ कराते हैं कि अभी हमें पेन की इतनी तकलीफ नहीं हो रही, ठीक है, तो हमारे पास जो पेन सेंसेशन छोटी मोटी आ रही है उसको इनहिबिट करा दें। लाइक कि भाई अब छोटी सी हमें चोट लगी है, अब उसके लिए हम सह सकते हैं उसको, ठीक है, तो उसके लिए आप फजूल में आप बॉडी आपको सेंसेशन भेज रही है कि नहीं आपको तकलीफ हो रही है, तो हमारा ब्रेन बोलता है अरे भाई दूसरे भी बहुत फटीके हैं, तुम चुप करो। तो उसको चुप कराने के लिए वो क्या रिलीज़ कराते हैं, वो रिलीज़ कराते हैं एनाल्गेसिक सब्सटेंस, पेन एनाल्गेसिक सब्सटेंस। तो वो ब्रेन क्या रिलीज़ कराता है, एनसीफेलिन्स। और एनसीफेलिन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो हमारे पास सेम होता है एज एंडोर्फिन्स। और एंडोर्फिन्स और एनसीफेलिन्स का काम भी ये होता है कि दोनों के दोनों हमारे पास उन्हीं सेंसरी एरिया पे, यानी कि जो सेंसरी नर्व फाइबर्स जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड पे जिस पॉइंट पे आ रही होती हैं फॉर प्रोवाइडिंग द
सेंसेशन ऑफ पेन, उस पॉइंट पे हमारे पास ये एंडोर्फिन और एनसेफेलिन जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई अभी वैसी बड़ी फटीकी लगी पड़ी है, तुम अपना ये जो पेन सेंसेशन जो भेज रहे हो वापस लेकर जाओ। ठीक है, उनको इनहिबिट करा देता है, उनकी सेंसेशन को ऊपर ब्रेन तक पहुंचने नहीं देता। अगर छोटी मोटी आपको तकलीफ होती है, छोटी मोटी आपको चोट लगी हुई होती है जिसका पेन आप नॉर्मली बियर कर सकते हो, तो उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ब्रेन से निकले हुए एनसेफेलिन्स और एंडोर्फिन्स ये उस सेंसरी एरिया पे और उस सेंसरी नर्व एंडिंग्स पे जाते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड पे आई भी होती हैं, और उनको कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी जो इंटेंसिटी जो है वो इतनी नहीं है और तुम्हारे जो पेन की सेंसरी फाइबर्स जो हैं उनको हम ब्रेन तक जाने नहीं देंगे, और उनका एक्शन वहीं पे स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही ख़त्म कर देते हैं, और हमारी फिर जो छोटी मोटी जो पेन की तकलीफ है वो हमारे पास ब्रेन तक नहीं जाती है और हमें वो पेन फील नहीं होता। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोर्फिन। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन से पहले एक वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास जाएगा स्किन के अंदर, स्किन में हमारे पास डर्मिस एपिडर्मिस पे पहुंचेगा और हमारे पास पिगमेंटेशन को वो कराएगा, प्रोमोट कराएगा। क्या करेगा, पिगमेंटेशन को प्रोमोट कराएगा, आपकी स्किन को काली करा देगा। ठीक है, तो जब हमारे पास है ना धूप बहुत ज़्यादा होती है तो धूप जो होती है वो डिटेक्टेड होती है बाय हाइपोथैलेमस जो है वो फिर ज़्यादा से ज़्यादा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस कराता है ताकि आप काले हो जाओ। ठीक है, तो उसके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो मैंने याद करो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर बताया था कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लोब होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और मिडिल, जिसको हम कहते हैं पार्स इंटरमीडिया। तो पार्स इंटरमीडिया भी जो होता है वो भी हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है। जब हाइपोथैलेमस इसको मैसेज देता है तो ये हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराता है। लेकिन जो पार्स इंटरमीडिया से जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ होता है उसका एक्शन इतना नहीं होता। तो बेसिकली एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ये भी हमारे पास मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाली एक्टिविटी रखता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है ये भी हमारे पास क्या रखता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन वाली एक्टिविटी रखता है। तो अगर हमारे पास एड्रेनल कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो याद रखना कि हमारे पास पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन भी बढ़ जाएगी। ठीक, अब ये एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन आ गया भाई, ये अब हमारे पास ब्लड के अंदर जाएगा फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। ब्लड से हमारे पास कहाँ पे पहुँचेगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स पे पहुँचेगा। एड्रेनल कॉर्टेक्स पे पहुँचने के बाद वो हमारे पास क्या कराएगा, प्रोमोट्स कराएगा कॉर्टिसोल फॉर्मेशन। अब वो कॉर्टिसोल फॉर्मेशन कैसे कराएगा कि ये हमारे पास कन्वर्ट करेगा कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को मतलब प्रोमोट करवाएगा कि हमारे पास सेल के अंदर से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आ जाए। अब वो कैसे प्रोमोट कराएगा कि भाई देखेगा कि है ना एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि ब्लड के अंदर अगर है ना लिपोप्रोटीन मौजूद है, क्योंकि हमें पता है कि लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को, तो वो देखेगा कि यार अगर ब्लड के अंदर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन मौजूद है तो उसको बोलेगा मेरे भाई अल्लाह के नाम पर कोलेस्ट्रॉल दे दे, तो वो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास सेल की तरफ प्रोवाइड करवा देगा। साथ साथ में ये हमारे पास देखेगा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कि अगर सेल के अंदर ये जो हमारे पास एड्रेनल ग्लैंड के सेल हैं उनके अंदर अगर हमारे पास ये लिपिड ड्रॉपलेट्स मौजूद हैं जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्टर मौजूद होता है, तो उसको बोलेगा कि भाई अल्लाह के नाम पे तू भी कोलेस्ट्रॉल दे दे, तो एस्टर को साइड में करा देगा, कोलेस्ट्रॉल ले लेगा और फिर कोलेस्ट्रॉल लेकर क्या करेगा, ये देगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर देने के बाद क्या करेगा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहेगा कि भाई अल्लाह के नाम पे तुम इस कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करा दो प्रेगनेनोलोन के अंदर। तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो एंजाइम है जो कि कन्वर्ट कराता है कोलेस्ट्रॉल को प्रेगनेनोलोन के अंदर, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज़ करा देगा और रेट लिमिटिंग स्टेप को प्रोमोट करा देगा। तो इस तरीके से हमारे पास ACTH का एक्शन होता है। ठीक है, अब अगर ब्लड के अंदर कॉर्टिसोल की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो याद रख लेना कि हमारे पास ACTH इनहिबिट हो जाएगा, जाहिर सी बात है फीडबैक इनहिबिशन की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस वो भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कॉर्टिसोल अपनी जो वो कंट्रोल है वो खुद ही करता है, कैसे, बाय फीडबैक इनहिबिशन। ऑलमोस्ट ऑल हार्मोन्स यही मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं कि अगर इनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करते हैं कि इनकी कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ये जो चीज़ है मोर अमाउंट ऑफ हार्मोन कंसंट्रेशन इन द ब्लड ये डिटेक्ट करेगा हाइपोथैलेमस फिर क्या करेगा कि वो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कराएगा, तो इसी तरीके से हमारे पास ACTH भी प्रोड्यूस नहीं होगा। सो ये एक हमारा जनरल मैकेनिज्म था। नेक्स्ट के अंदर हम इनके फंक्शंस डिस्कस करेंगे। ठीक।